इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक बेकरी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेकरी एसेंशियल इक्विपमेंट गाइड। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, ये मैं इसकी जो लिंक है पीडीएफ लिंक, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। तो इससे आप बाद में भी रेफ़र कर सकते हैं कि जो भी एसेंशियल इक्विपमेंट हैं या इसके बारे में जो भी मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, ये सब आपको उसी लिंक में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो बेकरी अवन की अब हम बात करते हैं। तो अवन बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है आपकी बेकरी का। इसके बिना आपका एनीवे काम नहीं चल सकता। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको एक सही तरीके का अवन चूज़ करना है अपनी बेकरी के लिए। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि आपको किस तरीके का अवन बेटर रहेगा अपनी बेकरी के लिए। तो प्राइमरीली आप जो बेकरी के लिए ठीक रहते हैं, सबसे पहले नंबर पे आता है कन्वेक्शन अवन, जो बेकरी के लिए सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। सेकंड नंबर पे है डेक अवन। तो यहाँ पर मैंने एक कंपैरिजन शीट बनाई हुई है बिटवीन 3 कमर्शियल अवन्स, डेक अवन, कन्वेक्शन अवन और कॉम्बी अवन। तो यहाँ पर एक बार मैं क्विकली इसको समराइज़ कर लेता हूँ और इसकी मैं पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो आप इसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हीटिंग मेथड से। तो डेक अवन जो है, यूजुअली उसमें एक एलिमेंट लगा होता है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। वहाँ से जो हीट रेडिएट होती है वो बेसिकली पूरे डेक में रेडिएट करती है और वो हीट जनरेशन का रीज़न बनता है। अब डेक अवन आपका इलेक्ट्रिक में भी अवेलेबल होता है और गैस में भी अवेलेबल होता है। तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपको कौन सा वाला अवन ख़रीदना चाहिए, इलेक्ट्रिक डेक अवन या फिर गैस वाला डेक अवन, तो उसकी मैं लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वो आप देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे अब हम बात करते हैं हीटिंग मेथड में कन्वेक्शन अवन की। तो कन्वेक्शन अवन में जो फ़ैन होता है, फ़ैन बेसिकली हॉट एयर को पूरे कन्वेक्शन अवन के अंदर सर्कुलेट करता है, तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। कॉम्बी ओवन में जैसा कि इसे नाम सजेस्ट कर रहा है, तो कॉम्बी ओवन जो है वो कन्वेक्शन और स्टीम मेथड, मतलब काफ़ी सारे जो हीटिंग मेथड है उनको कंबाइन करके तब वो हीट जनरेशन में हेल्प करता है बेसिकली। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कन्वेक्शन, अगर हम कन्वेक्शन ओवन की बात करें तो उसमें आपको स्टीम नहीं मिलती है, इनिशियली स्टीम नहीं मिलती है। तो और कॉम्बी ओवन में आपको स्टीम भी मिल जाती है और कन्वेक्शन हीटिंग सिस्टम भी मिल जाता है, और किसी किसी मॉडल में माइक्रोवेव भी आपको अवेलेबल होता है कॉम्बी ओवन के अंदर। ओके, कुकिंग स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो आइडियल फॉर ब्रेड एंड पिज़्ज़ा, प्रोवाइड्स इवन कंसिस्टेंट बेकिंग। कन्वेक्शन ओवन में हम देखते हैं फास्टर कुकिंग विद मोर यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोनों में डिफरेंस, डेक ओवन और कन्वेक्शन ओवन में हीट डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ही मेजर डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि डेक ओवन में कभी कभी होता है कि कॉर्नर वाली साइड में जहाँ पर एलिमेंट नहीं लगा होता है, थोड़ा सा दूर होता है, वहाँ पर जो हीट है वो प्रॉपरली नहीं पहुँच पाती है। बट सिंस कन्वेक्शन ओवन फ़ैन यूज़ करता है एयर सर्कुलेट करने के लिए, तो पूरे अवन के चेम्बर के अंदर जो हीटिंग चेम्बर है वहाँ पर आपको कंसिस्टेंट हीट मिलेगी। और कॉम्बी ओवन की बात करें तो यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है, और आप बेक कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं, स्टीम और बेसिक नॉर्मल कुकिंग, तो मल्टीपल चीज़ें आप कॉम्बी ओवन के अंदर कर सकते हैं। कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो डेक ओवन आपके अलग अलग कैपेसिटी में आ जाते हैं, और डेक ओवन की कैपेसिटी डेक में काउंट होती है बेसिकली। तो 1 डेक 2 ट्रे से स्टार्ट होता है, 1 डेक 1 ट्रे से स्टार्ट होता है, 1 डेक 1 ट्रे, 1 डेक 2 ट्रे, और उसके बाद 2 डेक 4 ट्रे, 3 डेक 6 ट्रे, इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहता है। और कन्वेक्शन ओवन की हम बात करें तो जनरली स्मॉलर होते हैं, और मॉडल पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ले रहे हैं, बट मोस्टली डेक ओवन से आपको जो बेकिंग कैविटी है, बेकिंग चेम्बर है, वो थोड़ा सा छोटा मिलता है। और कॉम्बी ओवन की अगर हम बात करें तो अलग अलग साइज़ में आपको मिल जाएंगे, मीडियम से लार्ज के साइज़ में आपको अलग अलग साइज़ में मिल जाते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो अच्छे कॉम्बी ओवन और कन्वेक्शन ओवन मार्केट में प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे यूनॉक्स है या रैशनल है, तो आप वहाँ पर उनके मॉडल्स चेकआउट कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी में डेक ओवन लेस एनर्जी एफिशिएंट होता है, क्योंकि थोड़ा सा प्री हीटिंग टाइम उसमें चाहिए होता है, क्योंकि प्री हीट में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसमें थोड़ा सा एनर्जी एफिशिएंसी का इशू आ जाता है। और
कन्वेक्शन ओवन में क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है कुकिंग की, ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि अगर स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा चलेगा भी नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा टाइम तक आपको नहीं चलाना पड़ेगा, वो जो आपका कुकिंग का टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा, तो इसीलिए एनर्जी एफिशिएंट रहेगा ये। और कॉम्बी ओवन में भी सेम ही चीज़ है, मल्टी मोड कुकिंग है और एनर्जी एफिशिएंट भी काफ़ी रहता है, और क्योंकि हाई स्पीड कुकिंग ये करता है, तो कॉम्बी ओवन भी आपका काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, डेक ओवन सबसे कम एनर्जी एफिशिएंट है, उसके बाद फिर कन्वेक्शन ओवन, देन हाईली, ये दोनों ही हाईली एनर्जी एफिशिएंट है। अब हम बात करते हैं ईज़ ऑफ़ यूज़ की। तो ईज़ ऑफ़ यूज़ में मतलब कितना आसान है आपको ये जो ओवन्स हैं वो ऑपरेट करने। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कि जो आपकी मैनुअल एडजस्टमेंट है वो डेक ओवन में ज़्यादा चाहिए होती है थोड़ी सी, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता, वो आपको मैनुअली एडजस्ट करना होता है बॉटम एंड टॉप टेम्परेचर। तो उसमें थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट लगता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। कन्वेक्शन ओवन के अंदर प्रोग्रामेबल सेटिंग्स होती हैं, टाइमर्स होते हैं, तो मोस्टली ऑटोमेटिक होता है। और कॉम्बी ओवन के अंदर भी सेम ही सिस्टम है कि आप अपनी सेटिंग्स पहले से प्रोग्राम कर सकते हैं और वहाँ से फिर आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी वाली आपको प्रोग्राम चलाना है। कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई बेकिंग का अगर आपने ऑलरेडी एक प्रोग्राम सेट किया हुआ है, तो वो आप उसमें, तो कॉम्बी ओवन के अंदर आप वो प्रोग्राम सेव करके रख सकते हैं और फिर वो जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप सेम प्रोग्राम चला सकते हैं। प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूं तो डेक ओवन का प्राइस जाएगा आपका 35,000 से लेके 3 लाख प्लस तक। कन्वेक्शन ओवन आपका 55,000 से स्टार्ट होगा, देन वो 3 लाख प्लस तक जाएगा। और कॉम्बी ओवन थोड़े महंगे होंगे, तो ये 2.5 लाख से 15 लाख तक, आपके 15 लाख से ऊपर भी जा सकते हैं, वो मॉडल पे डिपेंड करता है। तो ये थी हमारी एक बेसिक कमर्शियल ओवन की कंपैरिजन शीट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बेकरी मिक्सर्स। बेकरी ओवन के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपनी बेकरी में चाहिए होगी वो है बेकरी मिक्सर। तो बेकिंग इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के लिए यूज़ होता है बेसिकली। तो इसमें टाइप की बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पे आता है प्लैनेटरी मिक्सर, देन स्पाइरल, देन टेबल टॉप मिक्सर। ओके, तो इसमें एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स इसमें रहेंगे। ओके, तो अब हम इसमें क्विकली एक कंपैरिजन कर लेते हैं तीनों के अंदर। तो प्लैनेटरी मिक्सर में क्या है, आप मल्टीपल चीज़ें मिक्स करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लार्ज अमाउंट में जो इंग्रेडिएंट्स हैं अपने बेकिंग में वो मिक्स करने हैं, तो आप प्लैनेटरी मिक्सर का यूज़ कर सकते हैं। स्पाइरल मिक्सर स्पेसिफिकली डो मिक्सिंग के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे आप ज़्यादा इंग्रेडिएंट मिक्सिंग वाला काम नहीं कर सकते। और जो टेबल टॉप है, टेबल टॉप बेसिकली छोटा वाला मिक्सर होता है 5 से 7 लीटर के लिए, तो वो आपकी टेबल के ऊपर आ जाता है। और वहाँ पर आप क्या है कि जो कम क्वांटिटी में, या फिर अगर आप घर पे बेकिंग कर रहे हैं या फिर कम क्वांटिटी में बेकिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे फिर आप टेबल टॉप मिक्सर यूज़ कर सकते हैं। कैपेसिटी की अगर हम बात करें तीनों में, तो आपको अलग अलग कैपेसिटी में तीनों जो मिक्सर हैं वो मिल जाते हैं। बट जो टेबल टॉप मिक्सर है वो थोड़ा कम क्वांटिटी में आपको मिलेगा, जैसे मैंने अभी बताया 5 और 7 लीटर में। फिर 10 लीटर में टेबल टॉप मिक्सर नहीं मिलेंगे, फिर वो आपको बड़े वाले प्लैनेटरी मिक्सर लेने पड़ेंगे, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, इस तरीके से। और जो स्पाइरल मिक्सर होता है वो भी आपका थोड़ा सा लार्ज क्वांटिटी से स्टार्ट होता है, जैसे 20 kg, 30 kg, इस तरीके से। ओके, यूसेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप इसको बैटर मिक्सिंग के लिए भी कर सकते हैं और डो मिक्सिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं प्लैनेटरी मिक्सर। ऑल्दो ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि जो इसका प्राइमरी पर्पज़ है प्लैनेटरी मिक्सर का वो बैटर मिक्सिंग है। डो मिक्सिंग अगर आप ज़्यादा करते हैं तो मिक्सर पे थोड़ा सा लोड पड़ता है, तो वो उसके लिए सही नहीं है। उसके लिए बेटर होगा कि आप स्पाइरल मिक्सर ही लें। स्पाइरल मिक्सर सबसे बेटर रहेगा आपकी डो मिक्सिंग के लिए, कि अगर आपका ब्रेड या फिर पिज़्ज़ा डो का ज़्यादा काम है तो आप स्पाइरल मिक्सर यूज़ कर सकते हैं। और जो टेबल टॉप मिक्सर है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि थोड़े लाइट और मीडियम काम के लिए ही ये यूज़ होगा। स्पीड की बात करूं तो तीनों में आपको मल्टीपल स्पीड्स मिल जाती हैं और अटैचमेंट। प्लैनेटरी मिक्सर और टेबल टॉप मिक्सर में आपको मल्टीपल अटैचमेंट मिल जाएंगे, जैसे विपिंग के लिए या फिर डो मिक्सिंग के लिए। प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूं तो 25,000 से 2 लाख तक चला जाता है प्लैनेटरी मिक्सर, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा वाला ब्रांड ले रहे हैं और साइज़ कौन सा ले रहे हैं।
स्पायरल मिक्सर की अगर मैं बात करूं तो 35,000 से 2 लाख तक चला जाता है, और प्लानिटरी मिक्सर की टेबल टॉप मिक्सर की अगर मैं बात करूं तो 20,000 से लेके 45,000 तक चला जाता है। यह सब डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली क्वांटिटी ले रहे हैं या कौन सा वाला इसमें ब्रांड सेलेक्ट कर रहे हैं। डो शीटर का यूज़ बेसिकली होता है कि आपका जो डो है, डो को बेसिकली शीट्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। जितने भी आपके जो फ्लेकी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे क्रोज़न्स हो गए या फिर पैटीज़ हो गई, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं या फैंस हो गए, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो सारी डो शीटर का यूज़ करके बनती हैं, क्योंकि उसमें मल्टीपल डो की लेयर्स एक के ऊपर एक रख के उनको बेक किया जाता है। तो इस तरीके से वो बेकिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इसमें अगर मैं बेसिक कंपैरिजन बताऊं तो अगर आपको हैवियर यूज़ के लिए चाहिए और आपके पास जगह भी थोड़ी ज़्यादा है तो आप फ्लोर मॉडल देख सकते हैं। और जो टेबल टॉप वाला मॉडल होता है वो आपका थोड़ा सा लाइट यूज़ के लिए रहेगा, या फिर आपके पास जगह थोड़ी सी कम है बेकरी में। तो अब हम आगे चलते हैं डो डिवाइडर। अब डो डिवाइडर जो है वो आपके डो को मल्टीपल पीसेस में डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बंस बना रहे हैं और आपको 30 ग्राम के बंस के जो डो हैं वो अलग अलग पार्ट्स में चाहिए, तो उसको मैनुअली हाथ से डिवाइड करने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, इनएक्यूरेसीज़ भी होंगी, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि अगर आपने किसी को काम दिया है कि डो जो हैं वो 30 ग्राम के डो आपको डिवाइड करने हैं अलग अलग पीसेस में, तो फिर वो कभी 30 हो जाएगा, कभी 28 हो जाएगा, कभी 35 हो जाएगा। तो एक्यूरेसी जो है वो डो डिवाइडर से बेटर आएगी। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। प्राइस रेंज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 165 टू 5 लाख प्लस। अब हम बढ़ते हैं प्रूफर की तरफ। तो प्रूफर बेसिकली आपका डो फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होता है। प्रूफर आपका फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होता है, हिंदी में खमीर उठाना भी बोलते हैं उसको। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में बेसिकली उसमें यीस्ट ऐड किया जाता है जो आपका मिक्स है, तो उसके बाद फिर वहाँ से फर्मेंटेशन स्टार्ट होती है। और फर्मेंटेशन के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, तो प्रूफर आपको वो आइडियल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं प्रूफर के प्राइस रेंज की बात करूँ तो प्राइस रेंज रहेगा आपका 25,000 से लेके 1 लाख प्लस के। ओके, अब हम आते हैं ब्रेड स्लाइसर पे। ब्रेड स्लाइसर जो है वो जैसा कि पिक्चर में दिख ही रहा है कि जो आपका ब्रेड बेक होके आया है वो उसको मल्टीपल पीसेस में डिवाइड करता है, जो बेसिकली आपका ब्रेड स्लाइसर है, इक्वल पीसेस में। प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूं तो 45,000 से लेके 1 लाख के आसपास इसमें रहेगी प्राइस रेंज। जो मैं प्राइस रेंज आपको बता रहा हूँ वो मेजरली डिपेंड करेंगी कि आप कौन सी वाली इसमें क्वालिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा वाला ब्रांड ले रहे हैं। शोकेस जो है वो बेकरी में प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए यूज़ होगा कि जो भी आपने प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं, कि जैसे केक है, क्रूज़ो हैं, या फिर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले के लिए यूज़ होंगे बेसिकली। तो इससे थोड़े से अट्रैक्टिव लगते हैं और थोड़ी शेल्फ़ लाइफ भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ये अंदर से रेफ्रिजरेटेड शोकेस होते हैं। प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूं तो 65,000 से लेके ये 1 लाख प्लस तक की इसकी रेंज होगी। अगली चीज़ होगी डीप फ्रीज़र। तो डीप फ्रीज़र बेसिकली आपका रहेगा जितने भी रॉ मटेरियल हैं बेकिंग में वो आप डीप फ्रीज़ कर सकते हैं, या फिर जो आपके तैयार केक्स हैं, पेस्ट्री हैं, वो उनको आप डीप फ्रीज़ कर सकते हैं बेसिकली। उससे शेल्फ़ लाइफ थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। अंडर काउंटर फ्रीज़र। अंडर काउंटर फ्रीज़र यूज़ होते हैं इजी एक्सेसिबिलिटी के लिए, कि जो आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं ये 3 डोर अंडर काउंटर है एक। तो ऊपर आपको ये फ्लैट वर्किंग सरफेस मिल जाता है, फ्लैट वर्किंग सरफेस, और नीचे जो है यहाँ पर रेफ्रिजरेटेड कैबिनेट्स होते हैं, जो आप डेली की जो बार बार चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे डिफरेंट मिक्सेस हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, चॉकलेट्स हैं, जो भी आप बेकिंग में बार बार यूज़ कर रहे हैं, मिक्सिंग में, तो वो आप यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। आपको बार बार कहीं दूर जाके लेके नहीं आना पड़ता, वो आपको ईज़िली रीच में अवेलेबल रहते हैं। कूलिंग रैक्स आपके जो फाइनल बेक्ड प्रोडक्ट निकल के आए हैं उनको इवनली ठंडा करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें एयर फ्लो उसमें प्रॉपर हो जाता है, तो बाद में सोगीनेस नहीं आती कूलिंग रैक में एक बार रखने के बाद, क्योंकि जो अच्छे से ठंडे हो जाते हैं वो इवनली। बेकिंग ट्रेज बेसिकली रहेंगी आपकी, जो आप इसके अंदर रख के बेसिकली जो भी मटेरियल है वो आप बेक करेंगे। तो ये भी एक इसेंशियल इक्विपमेंट है बेकरी के लिए।
और फैब्रिकेशन आइटम में हम आ जाते हैं तो आपको बेकरी के लिए यूज़ होंगे एक मतलब मल्टीपल वर्क टेबल्स, ये एसएस की वर्क टेबल होती हैं। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है कि आप कौन सा वाला मटेरियल इसमें यूज़ कर रहे हैं, कौन सी वाली स्टील क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, और कितनी क्वांटिटी है, कितनी डायमेंशन है, उस पर मैटर करता है। कूलिंग रैक्स की अभी हमने बात कर ही ली है। सिंक यूनिट्स की जो भी आपके जितने भी यूटेंसिल्स हैं या जितने भी टूल्स हैं, जब वो गंदे होंगे तो यहाँ पर आप क्लीन कर पाएंगे। बर्नर रेंज, इसमें बेकरी में कोई यूज़ नहीं है फ़िलहाल बर्नर रेंज का। एग्जॉस्ट हुड आपकी बेकरी में यूज़ होगा कि एग्जॉस्ट हुड की इसके जो भी आपकी अवन से जो एग्जॉस्ट हीट निकलती है या जितनी भी चीज़ें हैं वो एग्जॉस्ट हुड के थ्रू बाहर निकल जाएंगी। और स्टोरेज रैक आपको चाहिए होंगी, मल्टीपल स्टोरेज रैक्स आप यूज़ करेंगे। अगर आप अपनी बेकरी के लिए कोई भी इनमें से इक्विपमेंट ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये हैं हमारे कुछ क्लाइंट्स जिनको हम अभी करेंटली अपने इक्विपमेंट्स सप्लाई करते हैं, जैसे पीवीआर, केविंटर, हल्दीराम, ओयो, एम्स, हयात। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।